अभी भी क्लास चल रही है क्या? ना ना, फोन पे बात कर। हेलो बच्चे, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस यस सर। तो मैं लास्ट टाइम क्या पढ़ा रहा था? कॉन्शियसनेस। आई थिंक कॉन्शियसनेस पूरा खत्म कर दिया था मैंने। उसमें एक पॉइंट ऐड कर दो कॉन्शियसनेस में कि सिर्फ ह्यूमन है जिसके पास सेल्फ कॉन्शियस जो है। ठीक है। सेल्फ कॉन्शियस और कॉन्शियस में डिफरेंस क्या है कि हर एक एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस तो है बट उसको पता नहीं। ठीक है। ह्यूमन को पता है कि मुझ में कॉन्शियसनेस का करेक्टर। ठीक है। इसी वजह से ह्यूमन रूल कर रहा है, किसी को भी जो है अपने अंदर कर लेता, अपने अंडर कर लेता है। ठीक है। तो आप ये लिख दो कि ओनली ह्यूमन हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस। इसके बाद आते हैं, मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक है, वो सारी की सारी हमने क्या कर दी, कंप्लीट कर ली है। ठीक है। अब आते हैं तो मैंने क्या लिखाया था, एक तो डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिखाई थी और मैंने कुछ प्रोसेसेस लिखाए थे। ठीक है। जिसमें से सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन था और कौन कौन सा था बताओ फटाफट। कुछ मैंने लाइफ प्रोसेसेस लिखाई हैं, नोट्स देखोगे तो पता चलेगा ना। 4 जो है प्रोसेसेस है, लाइफ प्रोसेस। इंट्रैक्शन, इमरजेंस, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेशन एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। बच्चा आप सबका, चाहे आप ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, सबका जो रिएक्शन टाइम है ना वो बहुत ज्यादा है। मैं अगर कभी बोलता हूँ कि मुझे ये आंसर चाहिए, दैट मीन्स कि आपको तुरंत रिएक्ट करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी कॉपी भी पलट के तुरंत नहीं देखते हो कि जो है क्या कहते हैं कि क्या लिखाया गया है। इस तरह से एमबीबीएस नहीं बन पाओगे। एक पूरा कागज लो और उसमें लिख दो, नहीं बन पाओगे। ठीक है। मतलब आपको जो है क्या कहते हैं, जब तक रिवाइज नहीं करोगे चीजों को, जब तक जो है बार बार रिवीजन नहीं करोगे, तब तक कोई फायदा नहीं है। ये टाइम इसी वजह से लग रहा है क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते। एक बार पढ़ा दिया गया तो उसको पैक करके रख देते हो। पैक करके रखने से कोई फायदा नहीं होना है। तो मैं क्या बोल रहा था कि जो आपकी लाइफ प्रोसेसेस हैं उसमें से रेप्लिकेशन आप जानते हो, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन। मतलब जो सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल है डीएनए के फॉर्म में, वो अपनी कॉपी तैयार कर सकता है, अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, दैट इज द सेल्फ रेप्लिकेशन। ठीक है। मतलब सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, दैट जेनेटिक मटेरियल है प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। ओके। इसके बाद सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि ये सेल है, सेल से जो है टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से आपका क्या बन रहा है, ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से क्या बन रहा है, कंप्लीट इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म। ठीक ठीक है, कंप्लीट इंडिविजुअल। तो ये जो है क्या कहते हैं, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली ऑर्गेनिज्म बनने की जो प्रोसेस है, दैट इज द सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। अब आपको जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा कि ह्यूमन में किस तरह से जो है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन होता है, कि जर्म लेयर्स जो है डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट ऑर्गन्स बॉडी में बनाती है। ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन्स आपके जो है बॉडी में जो जर्म लेयर बनाती हैं, और उसकी वजह से ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। ठीक है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या कहते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है दोनों में, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ठीक है।
यहाँ पे इस ऑर्गेनिज्म के अंदर जब इसको जाइगोट से इसका जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, तो जाइगोट से पहले एम्ब्रायो बना। एम्ब्रायो में डिफरेंट जर्म लेयर थी, उसने जो है डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम दे दिया, और ऑर्गन सिस्टम से आपका कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गया। तो ये पूरा सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, किसी भी एनिमल का, किसी भी एनिमल का ये जो है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है, या जो आप ये भी बोल सकते हो प्लांट का भी सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैं बोल रहा था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने पहले ही बता रखा है कि होता क्या है कि जैसे जैसे जो एवोल्यूशन में थ्योरी दी गई, एवोल्यूशन में दो थ्योरी आई हैं, एक सिडनी फॉक्स की माइक्रोस्फीयर थ्योरी थी। ठीक है, और पहली वाली जो थी वो थी कौन सी, कोएसरवेट्स। ठीक है, हेल्डन ने कुछ इस तरह से भी दिया था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कोएसरवेट्स किस साइंटिस्ट ने दिया, शायद हेल्डन थे उसमें से एक। ठीक है, तो कोएसरवेट्स में क्या था, कोएसरवेट्स में जो लिपिड बाइलेयर लिपिड थी, ठीक है, या जो है यूनिलेयर लिपिड थी, उन्होंने उन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को रिसर्कुलराइज कर लिया, सर्कुलाइज किया। उसी सर्कुलाइज करने के दौरान में उसमें प्रोटीन्स और डीएनए, न्यूक्लिक एसिड वगैरह सारी चीजें चली गई। ठीक है, और इसमें कुछ प्रोटीन्स, कुछ बाकी के जो है क्या कहते हैं केमिकल्स पहुंच गए। बट अभी तक ये जो केमिकल्स थे इनमें इंट्रैक्शन नहीं हो रहा था, और अगर इंट्रैक्शन नहीं होगा, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक पाथवे वहां पे डेवलप नहीं होंगे, प्रोटोप्लाज्म नहीं बनेगा। धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन हुआ था केमिकल्स का, उन एक्यूमुलेशन, केमिकल के एक्यूमुलेशन से जो है वहां पे मेटाबॉलिक रिएक्शन बनने लगी। कैसे बनी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे यूवी रेज आ रहे थे। ठीक है, और साथ में जो है टेम्परेचर भी हाई था। ठीक है, बहुत सारे यूवी रेज, टेम्परेचर हाई था। इसकी वजह से क्या हुआ कि उसमें बार बार जो है क्या कहते हैं, इसके अंदर केमिकल्स था, उसमें बार बार चेंजेस आ रहे थे। ठीक है, यूवी में ये कैपेबिलिटी होता है कि केमिकल मॉडिफिकेशन कर सकता है। ठीक है, डिफरेंट केमिकल्स में यूवी के इफेक्ट में वो चेंज हो जाते हैं। तो लगातार यहाँ पे केमिकल्स चेंज होते रहे, और धीरे धीरे करके मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या हुआ, यहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शन चलने लगी। मतलब जो अकुमुलेशन ऑफ सिंपली केमिकल्स था वो किसमें चेंज हो गया, वो प्रोटोप्लाज्म में चेंज हो गया। एक बार जैसे ही प्रोटोप्लाज्म बना इसके अंदर जैसे ही प्रोटोप्लाज्म बना, इसके बाहर एक लेयर तो थी ही, जिसको आपने क्या बोल दिया, किस नाम से बोल इसको जाना आपने, सेल मेम्ब्रेन के नाम से। तो एक प्रिमिटिव टाइप का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो गया। ठीक है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का सिंपली मतलब है कि प्रोटोप्लाज्म प्लस उसके बाहर की जो मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो है ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसका अपना कंप्लीट एग्जिस्टेंस है। ठीक है, कंप्लीट एग्जिस्टेंस है उसका, वो इंडिपेंडेंट रह सकती है, सेल एक इंडिपेंडेंट रह सकती है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन से कभी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि प्रोटोप्लाज्म है जिसके अंदर बहुत ढेर सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं, और उन मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से उसमें कुछ कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक आ गई हैं। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक आ गई हैं, ग्रोथ, वही सारी कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने आपको पढ़ाया, सेल डिवीजन। ठीक है, कॉन्शियसनेस, वो किसकी वजह से है सर, इट इज बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म कहाँ पे हो रहा है, प्रोटोप्लाज्म में हो रहा है। अब आते हैं लास्ट में एक इमरजेंस पे। इंटरेक्शन तो आपको पता ही है कि अगर टिश्यू है तो टिश्यू के अंदर डिफरेंट सेल्स इंटरेक्ट कर रही है, अगर सेल है तो सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वहां पे डिफरेंट केमिकल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जब सेल लेवल पे आएंगे तो मतलब डिफरेंट सेल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और उससे क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। और डिफरेंट टिश्यू आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो उससे क्या बनेगा, ऑर्गन बनेंगे। डिफरेंट ऑर्गन इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम, एंड देन कंप्लीट इंडिविजुअल कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखना, इमरजेंस क्या, अगर इंग्लिश मीनिंग पूछो इसकी तो क्या होता है इमरजेंस, मतलब कुछ एराइज होना। ठीक है, तो इमरजेंस में क्या है, यहाँ पे देखो सपोज करो ये सेल है, यहाँ से सेल आपस में इंटरेक्ट करके क्या बना दिया, सेम टाइप की सेल्स या डिफरेंट टाइप की सेल्स आपस में इंटरेक्ट करके क्या बना रही है, टिश्यू बना रही है। तो आप देखोगे कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो टिश्यू में है। ठीक है, सपोज करो एक प्रॉपर्टी का नाम दे देता हूँ प्रोटेक्शन। टिश्यू के पास में अपनी प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी होती है, सेल के पास नहीं है वो। ठीक है, तो सेल के बहुत ढेर सारी सेल के आपस में इंटरेक्शन से जो टिश्यू बन रहा है, ठीक है, मतलब जैसे जैसे जो है क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में आगे की ओर बढ़ते हो
ठीक है। तो ये टिश्यू लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास एक कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है, कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाती है जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन। ठीक है। या हो सकता है कि सेल लेवल पे कोई चीज, कोई केमिकल में गलत बोल रहा हूँ, सपोज करो ये जो है सेल लेवल पे कोई हार्मोन रिलीज नहीं कर पा रहा अकेले जब, ठीक है, पर जब वो ग्रुप ऑफ सेल्स इंटरेक्ट करके टिश्यू बनाती हैं तो वहां पे जो है क्या कहते हैं कोई हार्मोन रिलीज होने लगता है। तो ये क्या हुआ, ये एक जो है एक प्रॉपर्टी का एराइज होना हुआ, एक प्रॉपर्टी का इमर्ज होना हुआ। ठीक है, एक प्रॉपर्टी का इमर्ज होना हुआ। तो इमरजेंस वही है, एराइज मतलब जो है क्या कहते हैं एक प्रॉपर्टी का डेवलप होना या एराइज होना। ठीक है, ठीक है। जैसे जैसे आप जो है हायर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जाते हो, जैसे जैसे आप हायर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जाते हो तो कुछ आपको एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी दिखती हैं जो कि आपको जो है क्या कहते हैं लोअर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे नहीं दिखती। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, इमरजेंस बोलते हैं। ठीक है, मैं लिखाऊंगा नहीं, मैं लिखाऊंगा नहीं, मैंने आपको समझा दिया कि सेल से टिश्यू को जाओगे तो कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आएंगी, टिश्यू से आप ऑर्गन पे जाओगे तो फिर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आएंगी, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम पे जाओगे तो कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी डेवलप होंगी। ठीक है, ठीक है। तो ये जो है क्या कहते हैं जो डिफरेंट प्रॉपर्टी इमर्ज हो रही हैं उसी को क्या बोलते हैं, इमरजेंस बोलते हैं। एनसीईआरटी में एक बार रीड करना, कुछ चीजें आपको और समझ में आएंगी। ठीक है, तो अभी तक आपने डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर पढ़ लिए हैं। ठीक है, और डिफाइनिंग फीचर में कौन कौन से फीचर हैं डिफाइनिंग में? कॉन्शियसनेस, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म, सॉरी, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म। ठीक है, चलो ठीक है। तो यहाँ से हमको लिविंग एंड नॉन लिविंग में डिफरेंस पता चल गया। ठीक है, कि अगर ये वाली कैरेक्टरिस्टिक किसी थिंग्स में होंगी तो उसको लिविंग थिंग बोलेंगे, या किसी ऑब्जेक्ट में ये कैरेक्टरिस्टिक होंगी, ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे, लिविंग जो है थिंग्स बोलेंगे, और नहीं होंगी तो उसी को क्या बोल देंगे, नॉन लिविंग्स बोल देंगे। तो यहाँ से आपका लिविंग एंड नॉन लिविंग का जो है फंडा खत्म है, जितनी भी चीजें हमें पढ़नी थी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट नोट डाल के डाल दो जरा सा, लिख दो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स सारे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जितने भी हैं सब इंक्लूड कर रहा हूं। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, आर कनेक्टेड या कनेक्टेड रहने दो, आर कनेक्टेड बाय शेयरिंग द जेनेटिक मटेरियल, शेयरिंग द जेनेटिक मटेरियल but at varying degree। varying degree मतलब कहने का सिंपल सी बात है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो चाहे बैक्टीरिया हो, प्रिमिटिव बैक्टीरिया, चाहे जो है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब यूकैरियोट्स में हो जैसे अमीबा, ठीक है, जैसे अमीबा, या आप बिल्कुल एडवांस उस पे चले जाओ जैसे मैमल्स या प्लांट्स। ठीक है, तो इनमें आपस में क्या होगा, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, किसके थ्रू, इनके जेनेटिक मटेरियल में आपको सिमिलरिटी दिखेगी, इनके जेनेटिक मटेरियल में सिमिलरिटी दिखेगी। मैमल्स का जेनेटिक मटेरियल आपको जो है किसके साथ मैच करा सकते हो, बैक्टीरिया के साथ। जब आप 12th में ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 90% जो जीनोम है वो इसके सिमिलर है, 90% जीनोम इसके सिमिलर है। ठीक है, दैट मीन्स कि 90% ये आपका भाई है, ऐसा है बात। ठीक है, 90% इसके साथ सिमिलरिटी है, तो 90% ये आपका जो है भाई है, ठीक है, ब्रदर है आपका।
ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली ये सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बाय शेयरिंग जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। बट वो जेनेटिक मटेरियल में जो सिमिलरिटी है, वो जो एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शन शेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो वेरिएबल होगा, ठीक है, वो वेरिएबल होगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि अगर जो है अमीबा बैक्टीरिया जो है क्या कहते हैं कि सपोज करो 80% ये एक दूसरे के साथ या 90% एक दूसरे के साथ सिमिलर है, तो एक दूसरा ऑर्गेनिज्म इसी कैटेगरी का इतने पे ही होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत वेरी करे, ठीक है। तो बट एट वेरिएबल डिग्री, ध्यान में रखना, इसको वेरिंग हटा के वेरिएबल कर दो जरा सा, वेरिएबल, वेरिएबल कर दो इसको। आगे आते हैं बायोडाइवर्सिटी पे। थोड़ा सा पार्ट बायोडाइवर्सिटी का है, मेन पार्ट बायोडाइवर्सिटी का आपका एक उसमें दिखेगा इकोलॉजी में, ठीक है। दोबारा से बोलो, पता नहीं क्या बोल गए हो। बच्चे उससे कई बार 10 क्वेश्चन तक भी पूछ लेता, और 5-6 तो हर साल रहते हैं, 5 तो हर साल रहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है वो। और ये भी सही है कि एनसीईआरटी के बाहर जाता है, सारा कुछ एनसीईआरटी से पूछता। हाँ, एक आध साल अभी पिछले 2 साल पहले शायद पूछ लिया था एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का, ओजोन डे कब है, सितंबर में है शायद, 15 सितंबर है क्या, चेक करना, ऐसा ही है कुछ, ठीक है। सर तो 13 सितंबर, कितना बेटा, 13 सितंबर में भी। 13? यस सर। ओके। तो मतलब एक क्वेश्चन वैसे भी मैं बता दूं कि आपके 90 बायोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, 90 में से ये मान के चलना कि 3 to 4 क्वेश्चन आउट ऑफ जो है एनसीईआरटी होंगे, ठीक है, एनसीईआरटी के बाहर होंगे। बट ये आपके लिए मैटर नहीं करता है, ये आपके लिए मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये सबके लिए बाहर, ठीक है। मतलब अभी भी आपके पास में 85 to 86 क्वेश्चन हाथ में जो एनसीईआरटी से आ रहे हैं। इस 85-86 क्वेश्चन में से करीब 55 to 60 क्वेश्चन डायरेक्ट लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से उठा लेता है। रिमेनिंग जो आपका बचेगा अप्रोक्सीमेटली 30 के आसपास, 25 to 30 क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी से ही होते हैं, बट उनको जो है थोड़ा सा मोल्ड करता है, वो थोड़ा सा जो है उसका जो है चेंज कर देता है। हो सकता है कई सारे ऑप्शन उठा ले, उससे क्वेश्चन बना दे, तो ये क्वेश्चन किसी के गलत होते हैं वो सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा। ये जो 55 to 60 क्वेश्चन है, अगर ये किसी के गलत होते हैं तो सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। दिमाग में एक चीज बिल्कुल बैठा के रखना, सिलेक्शन बायो से होता है, मेरिट आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री से बनी, ठीक है। तो अगर बायो अच्छा नहीं हुआ तो वैसे भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखना। एनसीईआरटी से ही आना बच्चा, एनसीईआरटी से ही आना है, और यही क्वेश्चन है जिस, अगर ये गलत हुआ तो वो आपको सीधे बाहर करता है, बाहर का रास्ता दिखा देता है कि आप एलिजिबल ही नहीं हो इस टेस्ट में जो है एडमिशन लेने के लिए, ठीक है, इस टेस्ट के थ्रू एडमिशन लेने के लिए। बाकी बचे 25 to 30 क्वेश्चन, तो ये तुम्हारे एनालिटिकल जो है ब्रेन को देखता है कि कितना है। अब इसमें से अगर आप जो है 25 तक कर पा रहे हो या 20 to 25 कर पा रहे हैं, ठीक है, बट इसमें कोई रिस्क नहीं। ओवरऑल अगर आप जो है जैसे आपके पास 85 to 86 है, यहाँ से अगर आप 80 क्वेश्चन भी करते हो तो 320 मार्क्स बहुत होता है, ठीक है, बहुत होता है। हाँ, वो जो बच्चा क्या करने लगता है मैं बताता हूँ, वो इसको पढ़ने लगता है, और वो इसी को पढ़ता है, ना तो उससे ये होता है ना उससे ये होता है, ठीक है। तो देख, हाँ वो यही पढ़ता है, पिछले साल भी थक गए समझा समझा के। हम्म नीट की डेट आने में उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कब तक सिलेबस खत्म। नहीं, वो कम नहीं करेगा मोस्ट प्रॉब्लम, कम नहीं कर रहा था, दैट मीन्स कि वो अगर आपको मिड जून के बाद एग्जाम ले रहा है या जुलाई फर्स्ट वीक में ले रहा है, आपके पास इनफ टाइम है अभी, ठीक है। और सेकंड थिंग कि तो अगर वो जून मतलब जून पूरा आपको मिल रहा है पढ़ने के लिए, तो आपका सिलेबस मई में खत्म होगा, ठीक है, मई में सिलेबस खत्म होगा। और इसके बाद क्योंकि अभी बच्चे एडमिशन लेते ही जा रहे हैं,
तो हर जगह का वही सिनेरियो होगा, ऐसा थोड़ी है कि अकेले यहाँ का सिनेरियो, हर जगह का सिनेरियो। तो जो बड़े बड़े कोचिंग हैं वो तो लगे हुए होंगे कि समहाउ डेट को जो है क्या कहते हैं जुलाई में ले जाए। तो अगर तो वो है तब तो ठीक है, अदरवाइज अगर ये मई 15 के आसपास ही रख रहे हैं तो फिर सिलेबस अप्रैल एंड पे खत्म होगा, या मिड अप्रैल बोल सकते हो। इससे पहले तो अब हिम्मत ही नहीं है खत्म करने की, किसी की नहीं है। और उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, क्योंकि जो आपका 12th वाला पार्ट है, 12th वाले पार्ट में 2 यूनिट आपके हैं, एक रिप्रोडक्शन है, ठीक है, और दूसरा आपका जेनेटिक्स है। ये यूनिट तो आपको जो है क्या कहते हैं सेपरेट पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आपके जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, चूंकि उसमें एनसीईआरटी के बाहर कुछ आता ही नहीं है, तो फिर वो बहुत एनसीईआरटी फोकस्ड होगा, बहुत एनसीईआरटी फोकस्ड होगा, क्योंकि जरूरत नहीं है। और अगर मे में एग्जाम ले रहा है तो उसको भी पता है, या किसी को भी अगर उसको नहीं भी पता है एग्जामिनर को, तो वो सारे बच्चों के लिए, वो आपके लिए नहीं है सर। दैट मीन्स कि वो कम टाइम सबके लिए। तो अभी से थोड़ा बहुत रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, 12th वाला पार्ट पढ़ के तो आए ही हो ना आप लोग, क्योंकि जो आपका ये है इक्वालॉजी है, इक्वालॉजी तो मैं पूरा का पूरा जो है एनसीईआरटी पे ही पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी पे ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि ना तो उसके बाहर आना है, अगर आया उससे बाहर क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे तुम, बिल्कुल दिमाग से रख लेना, क्योंकि इतना आउट ऑफ सिलेबस होगा कि आप इमेजिन ही नहीं कर पाओगे इस चीज को कि कहाँ से आया। तो उसके पीछे टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं। कम कर दिया है अभी, मतलब आपके प्लांट फिजियोलॉजी में 2 चैप्टर तो बड़ मेन है, एक आपका हार्मोन्स है जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, तीसरा चैप्टर, और एक दो और हैं, ठीक है। मतलब 5 या 6 चैप्टर हैं आपके, तो उनमें से आप ये मान के चलो कि एवरेज है 4 क्वेश्चन का, कई बार 6 क्वेश्चन तक डाल देते हैं, ठीक है। एवरेज आपको 4 क्वेश्चन मिलेगा, बट पढ़ना, क्योंकि 4 क्वेश्चन बहुत होता है, और कॉन्सेप्चुअल है, दो दो यूनिट तो उसके बहुत कॉन्सेप्चुअल है, एक रेस्पिरेशन और दूसरा आपका फोटोसिंथेसिस, इवन तीसरा भी ये जो आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है, ठीक है। तो ये जो है ना, अगर एक बार दिमाग में ठीक से बैठ गए तो आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं। वेरी करता है, जरूरी नहीं है, वेरी करता है। ओवरऑल एक क्वेश्चन आपका रेस्पायरेशन से ले लो, वो वेरी कर सकता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। फोटोसिंथेसिस से आप एक क्वेश्चन ले लो, ठीक है। एक आप ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट एंड ग्रोथ से ले लो, तो ये 3 to 4 क्वेश्चन तो उसने देने ही देने, ठीक है। 4 क्वेश्चन तो आप मान के चलो। कई बार क्या है, जैसे इस बार मुझे लग रहा है इस बार 5 या 6 क्वेश्चन आए हैं प्लांट फिजियोलॉजी से, इस बार ज्यादा है। बट जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उससे ऑलवेज ज्यादा, ह्यूमन फिजियोलॉजी से ऑलवेज ज्यादा आता है, ठीक है। वैसे उसको शायद इस वजह से भी ज्यादा आता है क्योंकि स्टूडेंट को काम ही आगे वही करना है जाके। तो चलो ठीक है, बहुत बकवास हो गई। बच्चे ऑनलाइन आपको कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है? बीच में पूछ लिया करो कुछ। यस सर, सुनाई दे रहा है। लगता नहीं है। कितने बच्चे हो ऑनलाइन में अभी इस समय? हाँ, तो दिख भी नहीं रहा। अच्छा, 16 पार्टिसिपेंट, 15 स्टूडेंट। जिसमें से 2 तो यहीं से होंगे, एक तो मेरा ही होगा, दूसरा एक और उधर से दूसरा कंप्यूटर अटैच होगा यहाँ पे। चलो खैर ठीक है, तो हम आते हैं बायोडायवर्सिटी पे। बायोडायवर्सिटी, इसको एक और नाम से जानते हैं बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, ठीक है। तो दोनों सेम चीज है, चाहे बायोडायवर्सिटी बोलो चाहे बायोलॉजिकल डायवर्सिटी बोलो। बायोलॉजिकल, तो यहाँ पे देखो तुम, बायोडायवर्सिटी में 2 टर्म है, एक ये है बायो, और दूसरा टर्म आपका कौन सा है? डायवर्सिटी, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो बायो है, ये ग्रीक वर्ड है बायोस, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, बायोस। और बायोस मतलब क्या होता है? लाइफ। बायोस का मतलब होता है लाइफ, और लाइफ किसमें है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। और डायवर्सिटी क्या है? इट इज वेरिएशन। इसकी इंग्लिश मीनिंग अगर देखी जाए तो ये क्या है? वेरिएशन।
मतलब जो वेरिएशन प्रेजेंट है अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म उसी को क्या बोल रहे हो आप, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो डिफाइन कर दो सिंपल, वेरिएशन प्रेजेंट among the living organism is known as, क्या कहलाएगा, बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब जो है क्या कहते हैं, जब स्टार्टिंग में साइंटिस्ट ने अपने चारों तरफ जो है लिविंग्स ऑर्गेनिज्म को देखा तो उनको ढेर सारी डाइवर्सिटी दिखी। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं आईयूसीएन। आईयूसीएन, इसका फुल नेम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसको लिख दो जरा सा, इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नाम पूछ सकता है आपसे कि आईयूसीएन, तो आईयूसीएन एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है उसको मॉनिटर कर रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन, अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन, इसके अकॉर्डिंग जो बायोडाइवर्सिटी है वो अप्रोक्सीमेटली वो एक्सपेक्ट कर रहा है 300 मिलियन स्पीसीज। ठीक है, कितनी स्पीसीज एक्सपेक्ट कर रहा है, 300 मिलियन स्पीसीज expected to be present on earth। अर्थ में आपको इतनी स्पीसीज दिखेंगी। ठीक है, 300 मिलियन स्पीसीज एक्सपेक्टेड। ठीक है, बट हमको इतनी स्पीसीज के बारे में हमारे पास डाटा नहीं है। डाटा कितने स्पीसीज के बारे में है, जो आईयूसीएन का डाटा है जो हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, ठीक है, वो कितना है, 1.7 to 1.8 मिलियन। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो यहाँ पे बट ओनली 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज आर आइडेंटिफाइड टिल डेट। ठीक है, आइडेंटिफाइड। ठीक है, इतनी सिर्फ स्पीसीज आइडेंटिफाइड। ये कितना परसेंट है टोटल का, इट इज ओनली 6%। ठीक है, 6%, यहाँ पे लिख दो, ओनली 6% ऑफ एक्सपेक्टेड डेटा। एक्सपेक्टेड डेटा का ये सिर्फ 6%। उसमें से अगर मैं इन स्पीसीज की बात करूं, इन स्पीसीज की मैं बात करूं 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज, इसमें से आपकी ज्यादा स्पीसीज डिस्कवर किसकी, एनिमल्स की। ठीक है, एनिमल्स की अप्रोक्सीमेटली 1.1 to 1.2 मिलियन स्पीसीज। तो यहाँ पे आप लिख दो, यहाँ पे लिख दो कि इसमें से जो है आपका, इसमें से आपका एनिमल्स कितने हैं, आइडेंटिफाइड एनिमल्स 1.1 मिलियन, और प्लांट्स आपके कितने हैं, अप्रोक्सीमेटली 0.5 मिलियन स्पीसीज। स्पीसीज ऊपर लिख दो, एनिमल स्पीसीज एंड प्लांट स्पीसीज। ठीक है, 1.7 to 1.8, ये जो डेटा है ये सब आपकी एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं दिया हुआ है। ये गलती मत करना कि सोचना कि अरे ये डेटा क्यों याद किया जाए, तो बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है। हाँ, जैसे मैंने 300 मिलियन लिखा दिया, क्या कहाँ है,
उसको लैग कर दो, लैग कर दो उसको, 300 लैग कर दो उसको, मिलियन गलत बोल दिया। 300 बच्चे ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं, जो मैंने आपको एक्सपेक्टेड लिखाया है वो 300 लैग कर दो, 300 लैग या 30 मिलियन कर दो। ठीक है, अभी तो ये डेटा तो आप याद रखना, इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा ये वाला। बाकी अगर थोड़ा सा मिस भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसको रेशियो मत समझ बैठना, 1.1 है, ठीक है। तो उसमें से 1.7 टू 1 मिलियन स्पीसीज अभी तक आइडेंटिफाइड हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर इतनी भी स्पीसीज आइडेंटिफाइड है, 1.7 टू 1.8 मिलियन का मतलब है 17 टू 18 लाख स्पीसीज, ठीक है, इतनी। और अगर इतनी स्पीसीज भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ जाए वन बाय वन, तो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी, ठीक है। इसको स्टडी करना बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी, ठीक है। क्यों क्यों स्टडी करना इसको डिफिकल्ट हो जाएगा? क्योंकि इनके जो नेम है, पहली बात जो बेसिक चीज बता रहा हूँ, ये जो स्पीसीज है, जैसे जैसे आप जो है यहाँ पे मैंगो है, मैंगो, तो मैंगो आप जो है आपने यहाँ वेस्ट बंगाल पे देख लो, किसी एक नाम से जानना जाता होगा, आप नॉर्थ पे चले जाओ वहां पे कोई और नाम होगा, साउथ पे चले जाओगे तो सुनाई ही नहीं दिया होगा, ऐसा नाम बताएंगे वो, ठीक है। मतलब लोकल लेवल पे इनका नाम चेंज हो रहा है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो इसको स्टडी करना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने जो सबसे पहला काम किया कि ये स्पीसीज के चूंकि बहुत सारे नाम थे, तो इसको एक स्टैंडर्ड नाम दिया, ठीक है, कि हर एक स्पीसीज को एक स्टैंडर्ड नाम देंगे, और उस जो है स्टैंडर्ड नाम को ही पूरे वर्ल्ड वाइड उसको जाना जाएगा, ठीक है, उसी स्टैंडर्ड नाम से। और उस स्टैंडर्ड नाम को क्या बोला गया? साइंटिफिक नेम, ठीक है। उस स्टैंडर्ड नाम को साइंटिफिक नेम बोला गया। तो यहाँ पे लिख दो, एवरी स्पीसीज हैव वेरियस नेम, वेरियस लोकल नेम लिख दो। और ये लोकल नेम क्या करते हैं? क्रिएट्स कंफ्यूजन। Therefore, to avoid this, confusion, ठीक है, साइंटिस्ट proposed a standard name for every species, for every species, हर एक स्पीसीज के लिए, हर एक स्पीसीज के लिए जो है साइंटिस्ट ने क्या प्रपोज किया? एक स्टैंडर्ड नेम प्रपोज किया, एंड दैट स्टैंडर्ड नेम इज नोन एज, ठीक है, इसको बोला गया नोन एज साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम। अब ये साइंटिफिक नेम का क्या है कि साइंटिफिक नेम जो है हर एक स्पीसीज के लिए अपना स्पेसिफिक नेम होगा, एवरी इंडिविजुअल स्पीसीज हैव स्पेसिफिक नेम। और दूसरा है कि आप दूसरी स्पीसीज के लिए उस पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप यहाँ पे दो चीजें लिख दो साइंटिफिक नेम के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे साइंटिफिक नेम के रिस्पेक्ट में टू जो है लिख दो, एक एवरी इंडिविजुअल has its specific name, yes, unique look. ये मैंगो है, इसका क्या नाम है? मैंगीफेरा इंडिका। दूसरी वैरायटी पे, दूसरे स्पीसीज पे चले जाओ, मैंगीफेरा तो क्या है? जीनस है, जीनस में ढेर सारे स्पीसीज, ठीक है। तो एवरी इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल जनरली, इंडिविजुअल कहने का मतलब होता है कि वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर देता है, बट अगर जो है क्या कहते हैं उसमें कोई भी वेरिएशन है स्पेसिफिक लेवल पे, स्पीसीज लेवल पे, तो वो दूसरे उसमें चला जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने लिखा है इंडिविजुअल, ठीक है। साइंटिफिक नेम, और दूसरा लिख दो कि साइंटिफिक नेम आप दूसरे, सेम साइंटिफिक नेम आप दो स्पीसीज के लिए यूज नहीं कर सकते हो, दो इंडिविजुअल के लिए यूज नहीं कर सकते हो।
ये बच्चा ऐसा करो, इसको स्पीसीज ही हटा दो, इसको स्पीसीज ही कर दो, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि नीचे स्टेटमेंट वो कंफ्यूजन कर रहा है, यहाँ पे स्पीसीज ही रहने दो, ठीक है। अब ये जब साइंटिफिक नेमिंग प्रपोज कर दी गई कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो स्पीसीज का है उसको जो है एक आप स्पेसिफिक नेम से, जिसको साइंटिफिक नेम बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड नेम जो वर्ल्ड वाइड यूज किया जाएगा, ठीक है। तो साइंटिफिक नेमिंग के लिए डिफरेंट सिस्टम डेवलप, ठीक है। साइंटिफिक नेमिंग के लिए मतलब जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स थे उनके जो साइंटिफिक नेम्स थे, ठीक है, उनको देने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है, ठीक है। तो आप यहां से बोल सकते हो कि डिफरेंट नेमिंग सिस्टम वर प्रपोज्ड, ठीक है। तो उसमें से हम यहां पे 3 नेमिंग सिस्टम देख लेते हैं, ठीक है। 3 नेम, एक आपका पहले आया पॉलिनोमियल, ठीक है। यहां पे बाकी चाहे लिख दो नेमिंग सिस्टम, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। पॉलिनोमियल, दूसरा ट्राइनोमियल, और थर्ड इज बाइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल कॉम्प्लेक्स, नाम से ही देखो यहाँ पे पता चल रहा है कि पॉलिनोमियल में जो नाम होगा वो कई सारे वर्ड्स का होगा, ठीक है, पूरा। और प्रॉब्लम क्या थी इस नाम के साथ में कि जो है क्या कहते हैं इसको याद रखना, या हर बार सपोज करो आप ना कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हो, ठीक है, रिसर्च पेपर आपका जो है ना एक प्लांट सपोज करो मैंगो पे बेस्ड, तो जहां पे भी आपको मैंगो लिखना होगा वहां पे उसका एक लाइन का पूरा बड़ा नाम लिखना पड़ेगा, तो ये तो प्रॉब्लम करेगा, दूसरा याद करने में प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो ये रिजेक्ट कर दिया गया, पॉलिनोमियल सिस्टम जो है रिजेक्ट कर दिया गया कि ये सिस्टम जो है लिटरेचर पे नहीं चल सकता, रिसर्च पे जब बार बार यूज करना पड़ेगा तो ये पॉलिनोमियल नेमिंग सिस्टम ये जो है क्या कहते हैं ये बड़ा हेक्टिक हो जाएगा यूज करना, ठीक है, ठीक है, बड़ा ट्रबलसम हो जाएगा इसको यूज करना। तो इसके बाद फिर एक नेमिंग सिस्टम आया ट्राइनोमियल, इसमें कितने कितने मतलब जो नेम होगा वो कितने टर्म का होगा, कितने वर्ड का होगा, 3 वर्ड का, ठीक है, 3 वर्ड का नेम होगा, ठीक है। तो ये कुछ जगह पे यूज किया जाता है बट ये भी नहीं यूज किया जा रहा है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, मतलब ऐसा नहीं है, ये तो पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया था, पॉलिनोमियल तो पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया था, ट्राइनोमियल अभी चलता है बट कम, बहुत कम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख दूं आपका ह्यूमंस में, तो ह्यूमन का नाम यहां पे है होमो सैपियंस, ये 3 वर्ड का नाम हो गया कि नहीं। जैसे गोरिल्ला को अगर लिखना चाहो आप, ये तो बिल्कुल जैसे आप किसी को ना टीच कर रहे हो वैसी वाली हालत है, मतलब किसी को ये नाम पसंद ना हो तो आप उसको बार बार रिपीट करोगे। तीन बार बोलेगा मतलब अगर किसी को कोई नाम पसंद ना आता हो तो आप बोलना उसको टीच करना स्टार्ट कर देते उसी नाम को ले लेके। तो अब तो तुम्हारे पास एक डिफरेंट आइडिया हो गया है कि एक ही बार में बोलना जा रहे हो, तो जैसे गोरिल्ला 3 टाइम्स। अभी जो मूवी आई थी किसकी, अरे कौन सा मूवी था सुपरमैन वाला, नाम भूल गया, देखिए कि नहीं कोई मूवी अभी, हाँ? अरे नहीं, 1 साल हो गया करीब, ये रॉबर्ट डायने जूनियर का मूवी था। हाँ अरे सुपरमैन, हाँ वही ना, एक टाइप के सुपरमैन ही है ना वो सारे के सारे, एक्शन हीरो। क्या नाम था उसका, अरे नहीं वो अपनी बेटी के पास में होता है, उसको बोलता है आई लव यू 3 टाइम्स, 3000 टाइम्स, बच्ची को नहीं बोलता अपने। हाँ उसी के लिए तो मैं बोल रहा हूँ, उसी के लिए बोल रहा हूँ। टोनी स्टार्क, दिमाग से स्किप हो गया पूरा।
तो वैसे ही ये गुरिल्ला गुरिल्ला ना बोल के सीधे बोल सकते हो गुरिल्ला 3 टाइम्स। ठीक है, अब जाके अपने फ्रेंड्स को अगर कोई नाम दिया हो तो उसको ऐसे चिढ़ाना जाके। चलो ठीक है, तो अब हम आते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पे। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर, ठीक है, एंड मोस्ट एक्सेप्टेड नोमेनक्लेचर, मोस्ट एक्सेप्टेड नोमेनक्लेचर, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर लिखो बेटा, मोस्ट एक्सेप्टेड साइंटिफिक नोमेनक्लेचर, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का यहाँ पे हेडिंग डाल दो। बच्चे ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है कुछ? Yes, हाँ sir. सर। यस सर। तो बोलते रहा करो कुछ कुछ, बीच में मुझे समझ में आए कि आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वैसे सबसे पहले तो एक बाउहिन ब्रदर्स थे, ठीक है, उन्होंने गैस्पर्ड बाउहिन उन्होंने दिया था, बट उनका नाम मैं यहाँ पे लिखाऊंगा नहीं क्योंकि आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो बेसिकली नींव रखी थी, जिन्होंने ओरिजिन स्टार्ट की थी, वो गैस्पर्ड बाउहिन थे। ठीक है, बट यहाँ पे जो जिन्होंने अपने लिटरेचर पे, अपने साइंटिफिक जो पब्लिकेशन थे वहां पे जो यूज किया गया, वो किसने यूज किया? कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस ने, तो यहां पे लिख दो गिवन बाय कैरोलस लीनियस। ठीक है, इनका नाम एक्चुअली ओरिजिनल था कार्ल वॉन लिनी, कार्ल वॉन लिनी। तो ये लैटिन लैंग्वेज से बहुत प्रभावित थे, तो इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया कैरोलस लीनियस। ठीक है, इनका ओरिजिनल नाम था कार्ल वॉन लिनी। ठीक है, एक्चुअली जो है क्या कहते हैं, जब इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यूज किया तो उस नोमेनक्लेचर में जो लैंग्वेज यूज हुई वो लैटिन लैंग्वेज थी। कौन सी लैंग्वेज? लैटिन। ठीक है, लैटिन एक टाइप का इंग्लिश लैंग्वेज है, उनका पुराना इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, तो वो एक्चुअली डेड लैंग्वेज थी। जो लैटिन लैंग्वेज है डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि ऐसी लैंग्वेज जिसपे अब कोई चेंज ना हो रहा हो। ठीक है, वो स्टैटिक हो गई हो, तो उसको बोलते हैं डेड लैंग्वेज। जैसे अपने यहाँ संस्कृत, ठीक है, संस्कृत एक टाइप से डेड, ऑलमोस्ट डेड हो गई है, अभी भी काम चल रहा है बट ऑलमोस्ट वो स्टैटिक हो गई है। ठीक है, क्योंकि पीपल्स यूज भी नहीं कर रहे हैं उस लैंग्वेज को। ठीक है, तो वैसे ही लैटिन लैंग्वेज थी, क्योंकि इन्होंने जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया वो पूरा का पूरा लैटिनाइज्ड फॉर्म में दिया था। ठीक है, तो इस वजह से जो है क्या कहते हैं, इन्होंने ये आगे चल के अपने नाम को भी क्या कर दिया, इन्होंने लैटिनाइज कर दिया, तो इनका नाम होगा कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस ने क्या किया, इन्होंने अपनी 2 बुक्स लिखी। इन्होंने हालांकि कई सारे बुक लिखी हैं, पर जो नोमेनक्लेचर के रिस्पेक्ट में बुक है वो 2 है। कौन कौन सी है? एक है सिस्टेमा न्यूचरी, याद रखना इसका नाम आपके एनसीईआरटी में भी है, सिस्टेमा न्यूचरी, और दूसरा है स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम। ठीक है, तो जो सिस्टेमा न्यूचरी है उसमें वैसे पहले स्टार्टिंग हुई तो सिर्फ एनिमल्स के साइंटिफिक नेम रखे गए। ठीक है, एनिमल्स के जो बाइनोमियल नेम थे, जो कैरोलस लीनियस अपने पब्लिकेशन में रख रहे थे, ठीक है, तो इसमें पहले बाइनोमियल में एनिमल्स के रखे गए, बाद में जरूर प्लांट्स के रख दिए गए। बट आप यही मान के चलोगे कि सिस्टेमा न्यूचरी में इनिशियली जो है क्या कहते हैं, एनिमल्स का साइंटिफिक नेम रखा गया बाइनोमियल, used binomial names for animals। ठीक है, इस वाली बुक में एनिमल्स का बाइनोमियल नेम, साइंटिफिक नेम रखा गया। ठीक है, बाद में फिर ये जो नेम्स थे उसको ध्यान दिया किसने? ICZN ने। ठीक है, ICZN ने। ठीक है, और फिर जो है क्या कहते हैं, जितने भी इस हिसाब से इसके जो बायोलॉजिकल नेम्स थे, बाइनोमियल नेम्स थे बेसिकली एनिमल्स के, ठीक है, उसको सब ICZN के अंदर लिया गया। ICZN क्या है, पूरा नाम बताओ इसका? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो लिख दो, यहाँ पे लिख दो।
ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर zoological नॉमेनक्लेचर, ये भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंदर आता है? IUCN के अंदर, ठीक है। IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज है, उसके अंदर आपका ICZN है। इसका काम क्या है? इसका एनिमल्स का जो साइंटिफिक नेम है उसका जो है क्या कहते हैं, पूरा उसके डेटा जो है उसके पास है, ICZN के पास, ठीक है। जो एनिमल्स का साइंटिफिक नेमिंग का जो डेटा है वो किसके पास में है? ICZN पे। तो ICZN मतलब इसके अंदर उस समय जितने नेम थे साइंटिफिक नेम एनिमल्स के, वो सब कहां पे रख लिए गए? ICZN में। और अब भी जितने आते चले जा रहे हैं उसको भी ICZN ही देख रहा है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, ठीक है। ये यहां पे एनिमल्स के साइंटिफिक नेम रखे गए, बाइनोमियल्स नेम रखे गए, और ये जो स्पीसीज प्लांटेरम है इस पे जो है क्या कहते हैं, बाइनोमियल नेम्स फॉर प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स। और ये किसके अंदर बाद में देख रखा गया? बच्चे ऑनलाइन जो भी हो, ये ICZN का फुल फॉर्म लिख लिया? यस सर। तो यहां पे लिख लो कि ये बाद में ICBN के अंदर आ गया पूरा का पूरा, क्योंकि ये डेटाबेस है बेसिकली जो IUCN का पार्ट है। इसका नाम लिख दो इंटरनेशनल कोड फॉर, एक बार NCERT में देखना आप जाके, ICZN में शायद ऑफ लिखा है और जो बॉटनी वाला है ये प्लांट वाला उसमें फॉर लिखा है, ठीक है। इंटरनेशनल कोड फॉर यस सर। बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो ध्यान रखना इन सारी चीजों को, कई बार वैसे कोई बड़ी चीज नहीं है पर जो NCERT में है वही है, ठीक है। तो कहीं ऑफ और फॉर में आपको कंफ्यूज ना करे, तो ऐसे ही याद रखना इसको। तो याद रखना कि जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है दैट वाज गिवन बाय, चूंकि इन्होंने अपने लिटरेचर में यूज किया था। एक फैक्ट समझना, किसी ने भी नाम दिया, इनिशियल किसी ने भी दिया हो, किसी भी साइंटिस्ट ने, पर जब तक आप लिटरेचर में अपने यूज नहीं करोगे, अपने रिसर्च पेपर में यूज नहीं करोगे, तब तक उसका ऑथेंटिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो जो पहले बार यूज कर लेगा वही हो जाएगा कि इसी ने स्टार्ट किया। तो कार्लस लिनियस ने चूंकि इन्होंने अपने पब्लिकेशन में, अपने रिसर्च पेपर में उसका यूज किया था, इस वजह से बोलते हैं कि किसने दिया इसको? कार्लस लिनियस ने, ठीक है। तो अब आते हैं, ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है इसको कार्लस लिनियस ने बोला। नाम से ही देखो पता चल रहा है कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है 2 कंपोनेंट है इसके। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में 2 कंपोनेंट है, तो लिखो जरा सा, हैज 2 कंपोनेंट। 2 कंपोनेंट कौन कौन से कंपोनेंट हैं आपके? इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है जेनरिक नेम। जेनरिक नेम, या इसको ये भी बोल सकते हो नेम ऑफ द जीनस, ठीक है। जेनरिक नेम का मतलब क्या है? नेम ऑफ द जीनस, ठीक है। और जो इसका सेकंड पार्ट है या सेकंड कंपोनेंट है वो क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट। और स्पेसिफिक एपिथेट बेसिकली क्या है? स्पीसीज नेम, नेम ऑफ द स्पीसीज, ठीक है। ये आपका स्पीसीज नेम है, स्पीसीज, ठीक है। तो याद रखना कि जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है उसमें 2 कंपोनेंट है, जिसमें से या 2 पार्ट हैं। उसमें से जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द जेनरिक नेम एंड द सेकंड पार्ट इज द स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। तो जेनरिक नेम वो बेसिकली नेम ऑफ द जीनस है, ठीक है। और जो आपका स्पेसिफिक एपिथेट है वो क्या है? नेम ऑफ द स्पीसीज,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लो, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिख दूं जैसे मैंगो, अब मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज मैंगीफेरा इंडिका। Indica. इंडिका, तो यहाँ पे देखो ये मैंगीफेरा, ये टू वर्ड्स का नाम है, ठीक है, टू वर्ड्स का नाम है। इसका जो फर्स्ट नेम है मैंगीफेरा, वो उसका जीनस का नाम है, जेनरिक नेम है ये क्या है, Genus. जेनरिक नेम या नेम ऑफ द जीनस, और दिस इज द स्पेसिफिक एपिथेट, ध्यान में रखना इसको, ठीक है, स्पेसिफिक। Yes. ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि जो है इसके टू कंपोनेंट है। अब आते हैं किस पार्ट पे, रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, एक्चुअली जो है क्या कहते हैं, ये जो ICBN ICZN थे, ठीक है, ये जो डेटाबेस है और जो IUCN बैठा हुआ है इनके ऊपर, ठीक है, तो वहां पे कुछ प्रिंसिपल्स डिस्कस किए गए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डिस्कस किए गए, किसके रिगार्डिंग, ठीक है, नोमेनक्लेचर के रिगार्डिंग, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, या ये बोल दो कि साइंटिफिक नोमेनक्लेचर के रिगार्डिंग कुछ जो है रूल्स डिस्कस किए गए, कुछ प्रिंसिपल डिस्कस किए गए। ठीक है, तो उनको देखते हैं। तो यहां पे पहले हेडिंग डाल दो आप, रूल्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, रूल्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब इसमें से पहला नोमेनक्लेचर कौन सा है, कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में पहला जो रूल है बेसिकली, द साइंटिफिक नेम या बाइनोमियल नेम should be of two word है। ठीक है, वही सारी चीज जो वहां पे मैंने लिखी है मैं दोबारा से लिखाना पड़ रहा है। ठीक है, फर्स्ट वर्ड वो बेसिकली जेनरिक नेम है एंड सेकंड वर्ड जो है स्पेसिफिक एपिथेट है। अब यहां पे जो ध्यान देने की चीज है वो देखो, जेनरिक नेम का फर्स्ट लेटर या नेम ऑफ द जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो किस पे होगा, कैपिटल लेटर पे होगा। ठीक है, तो आप यहां पे लिखोगे फर्स्ट लेटर ऑफ दिस नेम शुड बी इन कैपिटल, या मस्ट बी लिखो, मस्ट बी इन कैपिटल। और जो स्पेसिफिक एपिथेट है इसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होगा, इन लोअर केस और स्मॉल लेटर, इन लोअर केस। ये हर हाल पे होगा, यही होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं, जैसे ये आपके सामने मैंगीफेरा इंडिका, इसको आप यहाँ पे ऐसा मत सोच लेना कि उसी में आप भी चेंज कर लो, आप नया एग्जाम्पल लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, मैंगो का जो नेम है मैंगीफेरा इंडिका, ये टू वर्ड्स का नेम है। पहले ही बता रखा कि जेनरिक नेम आपका फर्स्ट है, सेकंड आपका स्पेसिफिक एपिथेट है। तो जो जेनरिक नेम है उसका जो पहला लेटर है इट इज इन कैपिटल लेटर, ये कैपिटल। और जो स्पीसीज है, स्पेसिफिक एपिथेट है, उसका जो सेकंड मतलब पहला लेटर है उसका जो, वो क्या है, लोअर के साथ स्मॉल। ठीक है, स्मॉल लेटर। तो ध्यान में रखना इस चीज को। हाँ, अगर स्पीसीज चेंज होगी तो स्पीसीज भी चेंज होगा। पर अभी आज की डेट पे तुम हाँ क्या बोल रहे थे, दोबारा से बोलो। सिंपल सी नहीं बच्चे, अगर हाइब्रिड होगा तो उसका नाम साइंटिस्ट ने ऑलरेडी दे दिया होगा, और उसको नाम से हाइब्रिड जब करते हैं ना, उसको वैरायटी के अंदर ले जाते हैं। ठीक है, जैसे डिफरेंट वैरायटीज, जैसे दशहरी है, ठीक है, या चौसा है, डिफरेंट वैरायटीज है जो वो
यहाँ पे वैरायटी के अंदर जाएंगे। हाँ, अगर इस लेवल पे कोई चेंज हो रहा है, इस लेवल पे कोई चेंज हो रहा है, जो कि प्लांट्स के केस में बहुत कम मिलता है देखने को, ठीक है, तो ये जो है क्या कहते हैं, चेंज हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो यहाँ पे, जिसको मुझे फर्स्ट लिखाना चाहिए था, ठीक है, बट द साइंटिफिक नेम शुड बी इन लैटिन लैंग्वेज। द साइंटिफिक नेम should be in Latin language. Latin language। और इसी के सामने लिख देना कि ये डेड लैंग्वेज। मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया है। मीनिंग डेड लैंग्वेज का मतलब क्या है कि अब इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो नेम लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए। अगर लैटिन नहीं है, देखो एक चीज तो है कि अगर आप यूके में जाओगे तो वहां पे बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उनकी जो लिटरेचर में है वो तो लैटिन लैंग्वेज पे ही होंगे, बट अगर आप उसके बाहर निकलोगे, अदर कंट्रीज में निकलोगे, तो उनके नाम जो है लैटिन लैंग्वेज पे नहीं होंगे, तो उनको क्या करोगे आप, उनको लैटिन फॉर्म में चेंज करोगे, ठीक है, उनको क्या करोगे, लैटिनाइज करोगे, या ठीक है। तो या तो वो लैटिन लैंग्वेज में होने चाहिए, या उनको लैटिनाइज किया गया हो, या उनको जो है क्या कहते हैं, डिराइव किया गया हो लैटिन लैंग्वेज से, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि द साइंटिफिक नेम शुड बी इन लैटिन लैंग्वेज और लैटिनाइज्ड और derived from लैटिन लैंग्वेज। मैं बार बार स्मॉल यूज कर लेता हूँ, सो कैपिटल रखो। लैटिन लैंग्वेज। अब लैटिनाइज कैसे करोगे इसको, ठीक है, इसको देखो कि लैटिनाइज कैसे करोगे किसी नेम को। लैटिनाइज्ड तो दो तरीके हैं। अगर तो आप टाइप कर रहे हो, कंप्यूटर पे बैठ के आप टाइप कर रहे हो, तो उसको आप जो है कोई भी नाम है, वो चाहे इंग्लिश में हो, चाहे जो है क्या कहते हैं इंडियन उस इंग्लिश का पूरा हो, ठीक है। नाम तो अगर एक्चुअली आज की डेट पे साइंटिफिक नाम की बात करोगे तो साइंटिफिक नेम जो है सारे के सारे इंग्लिश लैंग्वेज पे ही, ठीक है। तो वो जो भी लैंग्वेज हो उसको आप क्या करोगे, जब आप टाइप कर रहे होगे बैठ के, तो उसको आप जो है इटैलिक्स में लिखोगे। आपके पास में जब वर्ड में टाइप करना स्टार्ट करते हैं तो आपको एक जो है वहां पे फॉर्मेट आता है लिखने का, लिखने का एक फॉर्मेट है, ठीक है। तो आपको किस में लिखना है, इटैलिक्स में, ठीक है। तो आप ये लिख दो यहां पे हैंड टाइप्ड, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे इट शुड बी रिटन in italics or slanted। आप देखना जो बच्चे यूज कर चुके हैं, जैसे मैं मैंगी फेरा को लिखूं तो इस तरह से, कुछ इस तरह से स्लांटेड, ठीक है। हालांकि ये तो मैंने यहाँ पे जो टाइप किया है, सॉरी यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिखा हैंड रिटन है, तो हैंड रिटन ऐसा नहीं है, मैंने आपको बता दिया इस तरह का दिखता है, इस तरह का दिखता है। इटैलिक्स में आज जाके अपना यूज करना, अगर लैपटॉप है किसी के पास में तो जो है बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल ओपन करना, उसमें एक जगह पे होगा लैंग्वेज जिसमें आप टाइप करना चाहते हैं, तो उसमें इटैलिक्स आई से स्टार्ट होता है, ये देखो यहाँ पे लिखा है। तो जब आप उसमें लिखोगे तो आपको अंदाजा चल जाएगा कि किस तरह से उसमें दिखता है वो, ठीक है। और अगर आप क्या कर रहे हो, हैंड रिटन, हाथ से लिख रहे हो, ठीक है, हैंड रिटन, तो बोथ द वर्ड should be underlined, सेपरेटली। ये लाइन बिल्कुल ध्यान रखना, अंडरलाइंड सेपरेटली, इसको ध्यान रखना अलग अलग। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख दूं, ये देखो मैंगी फेरा इंडिका,
तो यहाँ पे देखो मैं दोनों को क्या कर रहा हूँ, सेपरेट अंडरलाइन कर रहा हूँ, दोनों को मैं सेपरेट अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक और चीज लिखो यहाँ पे, जो वर्ड लेटर हैं, नंबर ऑफ लेटर्स, चाहे वो जीनस नेम में हो चाहे स्पेसिफिक एपिथेट नेम में हो, उनका जो नंबर है वो 3 to 12 के बीच में होना चाहिए, या इस तरह से बोलो 3 नहीं, मोर देन 3 to 12, ठीक है। मतलब यहां पे आप लिख दो, ये कौन सा पॉइंट होगा, शायद 3 होगा, ठीक है। जीनस और स्पीसीज name in scientific nomenclature should be between more than 3 to 12 letter, 12 लेटर देख लेना। 3 नहीं, 4 से, 4 से, हाँ 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी नाम आप चेक कर लो, एक्सेप्शंस हैं, मुझे पता है 1 या 2 एक्सेप्शन हैं, बट आपके मोस्ट ऑफ द जो नेम है, ये जैसे मैंगीफेरा इंडिका कितना है, 9 है शायद, ठीक है। यहाँ पे या इंडिका में कितने हैं, 6। तो आपको जो भी नाम मिलेंगे साइंटिफिक नेम में, ठीक है, वो 3 to मोर देन 3, या आप ये बोल सकते हैं 4 to 12 लेटर के बीच में मिलेंगे, ठीक है, 4 to 12 लेटर के बीच में मिलेंगे। एक और इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो पॉइंट, कि कई बार क्या है कि साइंटिफिक नेम जो भी है, ठीक है, जिसने दिया हुआ है, जिसने फर्स्ट टाइम दिया हुआ है, उसका नाम भी लिखा जाता है उसमें, ठीक है। या इस तरह से कर देते हैं, जैसे किसी ने कोई प्लांट फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया, ठीक है, तो वो भी अपना नाम जो है लिखता है उस प्लांट के नेम के आगे। नेम में तो आपको पता ही है कि साइंटिफिक नेम में 2 वर्ड होंगे, एक जीनस का नाम होगा, दूसरा स्पीसीज का नाम होगा। तो स्पीसीज के बाद कई बार साइंटिस्ट अपना भी नाम लगाता है, ठीक है। तो जब साइंटिफिक अपना नाम लगा रहा है, लिख रहा है वहां पे, तो वो नाम कैसे लिखा जाएगा, तो ध्यान में रखो, इसको यहाँ पे नोट डाल दो। should be after the बायोलॉजिकल नेम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं मैंगीफेरा इंडिका का ही लूंगा, ठीक है। मैंगो का जैसे नाम लिखते हो आप, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका, और तो ये तो आप इस तरह से सेपरेट अंडरलाइन करोगे, पर जो साइंटिस्ट का नेम है उसके पास में आपको क्या नहीं करना है, लाइन नहीं खींची जाएगी, ठीक है, वहां पे लाइन नहीं होगी। और साइंटिस्ट का जो नेम है वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, एब्रीविएशन, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, बेसिकली किसका नाम है, लीनियस का नाम, ठीक है। तो लीनियस के नाम का सिर्फ जो है इतना पार्ट आया, ठीक है, आगे डाट रख दी गई, ठीक है। तो ये जो नेम होगा साइंटिस्ट का, वो किस में होगा, एब्रीविएशन फॉर्म में होगा, ठीक है, ध्यान में रखना। और उसमें अंडरलाइन नहीं होगा, उसमें अंडरलाइन नहीं होगा। करते हैं अभी, जो है क्या कहते हैं, ध्यान में रखना, अगर कभी ऑप्शन ये आ जाए मैंगीफेरा इंडिका, और एक ऑप्शन ये हो मैंगीफेरा इंडिका लिन, ये ज्यादा करेक्ट है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है इसको कि जो नेम है, अगर साइंटिस्ट का नेम लगा है तो कब जाएगा, कहां पे लगेगा, आफ्टर द बायोलॉजिकल और आफ्टर द साइंटिफिक नेम। और साइंटिफिक नेम किस फॉर्म में लिखा जाएगा,
एब्रीविएशन के फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम था, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कोई भी हो, कोई भी। और कई बार क्या होता है, सपोज करो एक साइंटिस्ट थे कोई जिन्होंने नॉमेनक्लेचर किया किसी प्लांट की स्पीसीज का, ठीक है, तो और वो नॉमेनक्लेचर बेसिकली गलत हो गया, वो नॉमेनक्लेचर गलत था। अब उसको जो साइंटिस्ट इंप्रूव कर रहा है, जो बता रहा है कि ये गलत है, सही वाला ये है, तो सही नेम लिखा जाएगा, करेक्ट नेम। ठीक है, करेक्ट नेम। और करेक्ट नेम के बाद फिर जैसे लीनियस ने कोई नाम गलत कर दिया, ठीक है, तो वो इस तरह से ये, और उसके बाद फिर जिस साइंटिस्ट ने इसको इंप्रूव किया है, करेक्ट किया है, उसका नाम। ठीक है, तो इस तरह से जो है बेसिकली नाम लिखे जाते हैं, बट इतना डीप में आपसे नहीं पूछेगा, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं रहा हूं। मैंने जस्ट बता दिया है कि अगर जो है क्या कहते हैं, कोई साइंटिस्ट ऐसा, मतलब कोई नेम ऐसा है जो कि गलत दिया हुआ है किसी साइंटिस्ट के जो है, तो जिसने करेक्ट किया है उसका नाम बाद में होगा, और जिसने गलत किया था उसको इन ब्रैकेट में एब्रीविएशन फॉर्म में लिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना इसको। तो यहां से आपके रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फिनिश्ड है। अब आगे चलते हैं हम। टेक्सोनॉमी। कितना टाइम हो गया बच्चे? 12:41। मतलब मेरा टाइम ओवर हो चुका है ना? यस सर। चलो आज के लिए बस इतना ही। बीमारी है, भारी